Hello dear aspirants, a very good evening to all of you and welcome to Quick CSAT series. ये सेकेंड वीडियो है क्विक CSAT सीरीज का जो हमने स्टार्ट किया है, जो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको वीडियो मिलेगी वीक के अंदर इस चैनल पे स्लीपी क्लासेस के। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने योगेश सर के साथ पढ़ा नंबर सीरीज का एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ में कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के रीडिंग कॉम्पिटिशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, और क्योंकि 2024 के पैटर्न पे बेस्ड अगर देखें तो 2 क्वेश्चंस ईच पैसेज हमें मिले, जबकि 2023 के अंदर 1 क्वेश्चन मेजरली देखा गया हर एक पैसेज के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं और रीडिंग कॉम्पिटिशन करते हैं आज एक। एंड दिस रीडिंग कॉम्पिटिशन इज बेस्ड अपॉन वाटर स्कार्सिटी। So let's have a look on the passage. वाटर स्कैर्सिटी इज एन एमर्जिंग ग्लोबल चैलेंज। मतलब उठता हुआ उभरता हुआ एक बहुत बड़े चैलेंजेस में से एक है वाटर स्कैर्सिटी, एज एवरीबडी नोस वेरी वेल, विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर स्पेशली इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत है। हमारे 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। उस पॉइंट पे अगर देखें हम तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, कुछ रीजंस बताए गए क्या कॉजेस हैं इसके। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन होगी तो डेफिनेटली नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होंगी, तो उसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो दिस ऑल ऑफ दिस हैज लेड टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। तो जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेस होते हैं उसमें ओवर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुई। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिजर्व्स में से, रेजर्वोयर्स में से हम लोग पानी को जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। क्लाइमेट चेंज एग्जैजरबेट्स द प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा वर्स कर देता है, ठीक है। एग्जैजरबेट का मतलब या एग्रावेट लिखा हुआ वर्ड या लिखा हुआ वर्सन, तो उसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा उससे बदतर बना देना, ठीक है, या फिर उसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल करना। प्रॉब्लम बाय ऑल्टरिंग रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न्स के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन देखने को मिलती है, कुछ चेंजेस देखने को मिले कि फिक्स्ड मंथ के अंदर अगर हमें पता है कि इसमें बारिश होगी, जैसे कि मॉनसून की बात करें तो कभी तो फ्लड्स देखे गए तो कभी ड्रॉट्स देखे गए, बैड मॉनसून की वजह से चीज़ें हुई, और इस सबके पीछे रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं हो रही, बट क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, ये इस पॉइंट में कहा गया। कॉजिंग ड्रॉट्स इन सम रीजन्स एंड फ्लड्स इन अदर्स, दोनों ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, दोनों ही बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आते हैं, चाहे वो फ्लड्स हों चाहे वो ड्रॉट्स हों। द यूनाइटेड नेशंस एम्फेसाइजेस सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस की मेजर जो एम्फेसाइजेशन है वो किसके ऊपर है कि सस्टेनेबल, जो स्टैटिक हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म तक चले वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उन पे वर्क किया जाए एज अ क्रिटिकल गोल टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्लीन वाटर फॉर ऑल, ताकि सबको इक्विटेबल उसका एक्सेस मिल सके। ये ना हो कि एग्रीकल्चर की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से सारा पानी वहीं पे यूज हो जाए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेजर्स डिपेंड्स ऑन, लेकिन ये तभी इफेक्टिव हो पाएंगे, ये पूरी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड किस चीज़ पे करती हैं? स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड पब्लिक कोऑपरेशन। अगर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग हो और पब्लिक कोऑपरेशन भी साथ में हो, तभी इन चीज़ों का होना पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों, इस पैसेज के अंदर हमने इस सब चीज़ों के कॉजेज देखे, वाटर स्कार्सिटी के क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस वजह से वो प्रोड्यूस होता है, प्रॉब्लम सारी स्टेम कहाँ से होती है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तीसरा, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि हम ओवरकम कर पाए इस बड़ी प्रॉब्लम से। तो बेस्ड ऑन द पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन कोज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एज पर द पैसेज। पढ़ आप चुके हो तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कि सबसे बड़ा रीजन कौन सा है। पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड अर्बनाइजेशन, ये तो डिक्लाइन कह रहा है, जबकि वो कह रहा था रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, पानी की क्योंकि ओवर एक्सट्रैक्शन हो रही है, जो डेफिनेटली एम्फेसाइज किया गया था जिस चीज पे, क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को एग्जैजरबेट करता है या एग्रावेट करता है, ठीक है, दैट मीन्स और बड़ी क्रिटिकलिटी वहां पे ऐड करता है। तो उसके बाद भी हुई चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, जो कि सबसे बड़े कॉजेस में से हैं दोनों। स्टिल ऑप्शन सी देखें,
लैक ऑफ इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस नहीं आ रहे बट प्रॉब्लम का कॉज क्या है, ठीक है, सॉल्यूशंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सी ऑप्शन निकल गया। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कॉज्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये बात कर रहा था वाटर स्कैर्सिटी की, फ्लड्स स्कैर्सिटी तो नहीं आती, तो ऑप्शन डी गलत हुआ और आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द पैसेज, दैट मीन्स जब हम बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की, लास्ट में जो सॉल्यूशंस गिवन थे उन सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि क्या सजेस्ट किया गया है, क्योंकि पैसेज के अंदर पहले कॉजेस थे फिर कॉन्सिक्वेंसेस थी, तो कॉजेस पे क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सॉल्यूशंस के ऊपर। चाहे तो इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकता है एग्जामिनर, अगर इन दोनों क्वेश्चंस में से एक को रिप्लेस करना होगा तो वो शायद इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर सकता है कि सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस किन रीजन्स में या किन पर्टिकुलर एरियाज में देखी जाती है वाटर स्कैर्सिटी की वजह से जो प्रोड्यूस होती है। तो वेल सजेस्ट क्या किया गया, वाटर स्कैर्सिटी इज सॉलिडली अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो कुछ नॉलेज बता रहा है यहाँ पे, सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा, और वैसे भी ये पॉइंट भी गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहले तो आप उसका एसेंस समझो ना, एसेंस क्या वो कह रहा है, सजेस्ट क्या करता है वो, ठीक है, जबकि ये कह रहा है वाटर स्कैर्सिटी इज सॉलिड, दैट मीन्स ये कॉजेस पे बात कर रहा है अभी भी, ठीक है, और है भी गलत कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, तो नहीं, रीजंस तो बहुत सारे थे, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन कहा गया, अर्बनाइजेशन कहा गया, राइट। बी ऑप्शन पे चलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलोन, ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उससे ही सॉल्व हो सकती है सारी की सारी प्रॉब्लम, जबकि हमें मल्टीपल इसके जो सॉल्यूशंस थे, रेमेडीज थी वो बताई गई, सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कुछ नहीं होगा, उसमें वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग की बात भी हुई थी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात भी हुई। ऑप्शन बी गलत हो गया। पब्लिक कोऑपरेशन इज असेंशियल फॉर एड्रेसिंग वाटर स्कैर्सिटी, तो वाटर स्कैर्सिटी के लिए पब्लिक की कोऑपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम उसने यही खत्म करी थी, जितने भी सॉल्यूशंस बताए, सॉल्यूशन 1 बताया, 2 बताए, 3 बताए या 4, उसने ये कहा था कि ये सब चीजें तभी इफेक्टिव हो सकती हैं जब गवर्नेंस स्ट्रांग हो और पब्लिक कोऑपरेशन भी हो। दैट मीन्स इन चारों का सॉलिडली कोई फायदा नहीं है जब तक कि पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन या फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस ना हो। तो ये पॉइंट काफी रेलिवेंट है, येट ऑप्शन डी को देखते हैं। वाटर स्कैर्सिटी इज नॉट अ कंसर्न फॉर अर्बन एरियाज, ये तो बात कर रहा है कि कंसर्न किसके लिए है और कंसर्न किसके लिए नहीं है, तो किस वाले पॉइंट पे आया ये, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो एक क्वेश्चन बना सकता है कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी, कि इन कॉन्सिक्वेंसेस का इफेक्ट जो है वो किन रीजन्स पे ज्यादा देखा गया, तो ये तो कुछ उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकता है, ठीक है, कि किस पे इफेक्ट ज्यादा देखा गया, किस पे इफेक्ट नहीं देखा गया, या अर्बन एरियाज में इफेक्ट नहीं देखा गया इसका, ठीक है, जबकि ये बात गलत है, अर्बन एरियाज में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो ऑप्शन डी डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गया। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तब भी इनकरेक्ट है और खुद में भी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन एक ही बचता आपके पास, सी ऑप्शन, विच विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पैसेज, यू कुड कॉम्प्रिहेंड इट इजली, बहुत मुश्किल टास्क नहीं थी, बट डेफिनेटली हम धीरे धीरे इसमें लेवल अप भी करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, और आपको हर ऑल्टरनेट डे पे एक सी सेट का वीडियो मिलेगा। सबसे पहले आपने रीजनिंग का वीडियो देखा जो कि इस वीक ट्यूसडे को अपलोड हुआ, ठीक है, इसके बाद थर्सडे को आपको, हर थर्सडे आपको इंग्लिश आरसी के ऊपर एक वीडियो देखने को मिलेगा, और हर सैटरडे आपको मैथ्स के ऊपर एक वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 डिफरेंट टीचर्स आपके इन 3 डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं सी सेट के, रीजनिंग, इंग्लिश, आरसी और मैथ्स, इनको केटर करेंगे स्लीपी क्लासेस के इस चैनल पे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी तरह की हिंड्रेंस क्रिएट ना हो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सी सेट की वजह से, तो आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है जो शायद आप निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि सी सेट क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है तो इतना टाइम हम सी सेट को क्यों दें, मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, जो कोर्सेज 80, 90 या 100 या उससे भी ज्यादा आवर्स के हैं। जिन लोगों को लगता है कि बिल्कुल ही बेस वीक है, बिल्कुल ही बेस वीक है और उनके पास 1 साल या उससे ऊपर का टाइम है जो सी सेट को इतना ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है, फिर तो वो कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि जनवरी स्टार्ट होने वाला है और आपका मई के अंदर प्रीलिम्स है, आप 2 से 3 महीना स्पेंड करना चाहते हैं डेली का 1 से 2 घंटे सी सेट के लिए, आप ऑलरेडी थोड़े प्रिपेयर्ड हैं, बट आपको लगता है कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट्स आते हैं और आप किसी तरह के हिंड्रेंस नहीं चाहते, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये पूरा कोर्स हम 50 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं इफेक्टिवली विद द इंटायर सिलेबस। सारा सिलेबस इसके अंदर डिस्कस होगा,
ओनली इन 50 आवर्स। इफेक्टिव क्यों है कोर्स अपने आप में? क्योंकि ये एक लाइव कोर्स है। लाइव कोर्स में आपके डाउट जितना एनालिटिकली क्लियर हो सकते हैं वो कभी भी एक रिकॉर्डेड कोर्स में उतने अच्छे से नहीं हो सकते, जबकि उसमें हमारे डाउट सेशंस भी होते हैं, हमारा फाउंडेशन कोर्स खुद का भी अवेलेबल है। लेकिन अगर ये लाइव कोर्स आप 50 आवर्स में 50 आवर्स अपने स्पेंड करके अलॉन्ग विद दीज 50 आवर्स अगर आप 50 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो बड़े आराम से स्टूडेंट्स, बड़े आराम से आप 100 प्लस मार्क्स ग्रैस्प कर सकते हैं आउट ऑफ 200। तो एग्जाम क्वालिफाई भी होगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्टेड अप रहेगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए इफ़ यू फील लाइक ये कोर्स हमारे लिए बहुत ही इंपेरेटिव या बेनिफिशियल हो सकता है। वेल, थैंक यू वेरी मच। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले एक और वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।